महात्मा गांधी की दुर्लभ बातें जिसे अभी तक आप सुने नहीं होंगे। वैसे तो महात्मा गांधी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद आज तक लगभग 70 साल तक गांधी जी के बारे में, देश की आज़ादी में उनके योगदान और उनके विचारों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। देश के हर विद्यालय में, देश के दूर सुदूर हर कोने में शायद ही कोई हो जो महात्मा गांधी को न जानता हो। महात्मा गांधी को अमेरिकी इतिहास में अपना अलग महत्व रखने वाले मार्टिन लूथर किंग और अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला जैसे लोग भी जब अपना प्रेरणा स्रोत बताने लगे तो महात्मा गांधी विश्व नेता बन जाते हैं। विश्व स्तर पर महात्मा गांधी का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। मुख्यतः अहिंसा का उनका विचार दुनिया में गांधी को श्रेष्ठ घोषित करता है। आज 80 देशों से करीब 250 पोस्टिंग स्टाम्प गांधी के नाम पर जारी हो चुके हैं। देश विदेश में सैकड़ों सड़कों का नामकरण गांधी के नाम पर किया गया है। गांधी एक व्यक्ति न होकर भारत का पर्यायवाची के रूप में दुनिया भर में जाने जाते हैं। इन सभी बातों से उलट एक सच्चाई यह भी है कि गांधी के खिलाफ एक बड़ा वर्ग आज भी खड़ा है, लेकिन गांधी के विरोध में उठी आवाज़ों को पहले इतनी अहमियत नहीं मिली। सन 1948 में नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। यह हत्या क्यों हुई, इसका जवाब जानते जानते हम एक ऐसे डार्क वेब में चले जाते हैं जहां गांधी का व्यक्तित्व ऊपर लिखी बातों से बिल्कुल उलट है। डार्क वेब अक्सर इंटरनेट पर मौजूद उन सीक्रेट जानकारियों को कहा जाता है जिसको हर कोई आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता। डार्क वेब के बारे में जानकारी भी बेहद कम है, लेकिन डार्क वेब की अपनी एक अलग दुनिया है, अलग राज है और लाखों लोगों, लाखों कंपनियां, सभी गैरकानूनी धंधे इसका हिस्सा हैं। इसीलिए मैंने डार्क वेब का जिक्र किया, क्योंकि गांधी के खिलाफ उठती आवाज़ सीक्रेट हैं। लेकिन जब हम इन गांधी विरोधी तर्कों में डुबकी लगाते हैं तो एक अलग ही छवि गांधी की दिखती है। ये तर्क इतिहास और सच का वह हिस्सा है जो या तो गांधी के अच्छे कर्मों के आगे नहीं टिक पाए, इसलिए समय में खो गए, या फिर जानबूझकर इनको इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई। गांधी का जो व्यक्तित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज है, उससे भारत का मान बढ़ता है और इसलिए यह समय की मांग है कि हम उन काले अध्याय को न छुएं। लेकिन सच को छुपाना गुनाह है। अगर सच को छुपाया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी से धोखा होगा। क्यों न सब कुछ जनता के समक्ष रखा जाए और उन्हें स्वयं फैसला लेने दें कि वो सब कुछ जानने के बाद गांधी को किस प्रकार देखते हैं। आइए प्रवेश करते हैं डार्क वेब में, जिसमें गांधी के बारे में वो सब कुछ है जो अब तक अनसुना था। अक्सर विश्व पटल पर महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है। भारत के अंदर भी अक्सर राष्ट्रपिता के तौर पर महात्मा गांधी को पुकारा जाता है, लेकिन यह सच्चाई है कि भारत का कोई राष्ट्रपिता नहीं है। हमारे देश के इतिहास में कभी भी महात्मा गांधी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी गई। संविधान के अनुच्छेद 18 के 1 के कारण सरकार उन्हें राष्ट्रपिता घोषित कर ही नहीं सकती, क्योंकि यह अनुच्छेद सरकार को सैन्य और शैक्षिक खिताब के अलावा और कोई उपाधि देने से रोकती है। 4 जून 1944 को सिंगापुर से रेडियो पर संदेश प्रसारित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और तब से यह सिलसिला चल पड़ा। समय समय पर इसके खिलाफ आवाज़ उठती आई है। जब सभी देशवासी और स्वयं महात्मा गांधी इस देश को अपनी माँ कहते आए हैं तो कोई कैसे राष्ट्रपिता हो सकता है। यह सवाल लाजमी है और देश के युवाओं को सोचना होगा कि क्या राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करना भारतीय संस्कृति के अनुसार सही है। विदेशों में इसकी परंपरा रही है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने अलग देश का निर्माण किया तो उसे उस राष्ट्र का निर्माता या उससे जन्म देने वाला और इस प्रकार राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। जब कोई नया विश्व मानचित्र पर बना तो उसका राष्ट्रपिता हो सकता है, लेकिन जो देश पिछले 10,000 वर्ष से
लिखित इतिहास के साथ दुनिया में हो, उसको आज से सिर्फ 70 साल पहले राष्ट्रपिता मिल जाए, कैसे संभव है। राष्ट्रपिता की यह उपाधि देश के उन अनगिनत लोगों के साथ अन्याय है जिन्होंने इस देश के लिए गांधी के साथ और गांधी से पहले संघर्ष किया। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनचंद करमचंद गांधी था, जिसमें करमचंद गांधी उनके पिता का नाम है। पुतलीबाई उनकी माता का नाम था। पुतलीबाई उनके पिता की चौथी पत्नी थी। पोरबंदर में जन्मे मोहनचंद करमचंद गांधी में देश के प्रति उसकी आज़ादी के प्रति कोई भावना नहीं थी। 15 साल की उम्र में पिता बने गांधी ने वकालत की। सन 1888 में इंग्लैंड चले गए। गांधी जैन विचारों के करीब थे, इसलिए शाकाहार उनकी आदत में आ गया, लेकिन तब तक धर्म के बारे में उनकी कोई रुचि नहीं थी। इसके बाद वह भारत आए और 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका के समय गांधी के विचार नस्लीय भेदभाव से ग्रसित थे। गांधी स्वयं को अफ्रीकी काले लोगों के मुकाबले श्रेष्ठ मानते थे। उनके विचारों के कारण हाल ही में घाना में उनकी मूर्ति को, जो कि घाना विश्वविद्यालय में लगी थी, विद्यार्थियों ने तोड़ दिया था। भगत सिंह की फांसी पर गांधी को काफ़ी घेरा जाता है। कहते हैं बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता। इधर भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी, उधर गांधी उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन से कह रहे थे कि अगर आपको फांसी लगाना ही है तो तय तारीख से 2 दिन पहले ही दे दीजिए। फिर से इस लाइन को पढ़िए एक बार फिर से। इस बात का जिक्र खुद पट्टाभी सीतारमैया ने अपनी किताब कांग्रेस का इतिहास 1885 से 1947 खंड 1 के पेज नंबर 352 पर किया है। अब समझिए कि पट्टाभी सीतारमैया कौन थे। पट्टाभी गांधी जी के बेहद करीबी थे। ये वही पट्टाभी थे जिन्हें गांधी ने साल 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अपना उम्मीदवार घोषित किया था, मगर सुभाष बाबू जीत गए, पट्टाभी हार गए। पट्टाभी के हारने पर गांधी ने यहाँ तक कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। बाद में पट्टाभी सीतारमैया साल 1948 में नेहरू के समर्थन से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पट्टाभी के मुताबिक उस रोज गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन से भगत सिंह की फांसी को लेकर ये कहा था, भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देनी है तो कराची के अधिवेशन के बाद देने के बजाय पहले ही दे दी जाए, ताकि देश को पता चल जाए कि वस्तुतः उसकी क्या स्थिति है और लोगों के दिलों में झूठी आशाएं नहीं बंधेगी। यही हुआ भी। भगत सिंह को अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी और कांग्रेस का कराची अधिवेशन इसके 3 दिन बाद यानी 26 मार्च 1931 को शुरू हुआ। महात्मा गांधी को हिंदू मुस्लिम एकता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्थापित किया गया है। उनका मुस्लिम प्रेम वैसे तो जग जाहिर है, लेकिन अगर वाकई हिंदू मुस्लिम एकता उनके सिद्धांत में थी तो उन्होंने अपने लिए इस सिद्धांत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांधी हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे और मुस्लिमों के लिए वो उनको खुश करने के लिए तुर्की के खिलाफत आंदोलन तक का समर्थन किया था। मगर जब निजी जिंदगी की बात आई तो गांधी के सारे सिद्धांत धुआं हो गए। गांधी का बेटा मणिलाल दक्षिण अफ्रीका में एक मुस्लिम युवती फातिमा के प्यार में पड़ गया था। वह फातिमा से शादी करना चाहता था। फातिमा से शादी करने के लिए मणिलाल ने अपने भाई रामदास को पत्र भी लिखा। उधर फातिमा ने भी गांधी को पत्र लिखा। रामदास ने वह पत्र गांधी के पते पर भेज दिया। महात्मा गांधी ने इसके जवाब में 3 अप्रैल 1926 को मणिलाल को चिट्ठी लिखी। गांधी की इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद इस देश के सेक्युलरवादियों को आज रात खाना नहीं हजम होगा। गांधी लिखते हैं, रामदास को लिखा तुम्हारा पत्र मिला, फातिमा का भी। मुझे यह शंका तो थी ही, पर तुम्हारी यह इच्छा धर्म विरुद्ध है। तुम हिंदू धर्म का पालन करो और फातिमा इस्लाम का। यह एक म्यान में 2 तलवार वाली बात हुई। या फिर तुम दोनों ने धर्म छोड़ दिया है।
फिर तुम्हारी संतान किस धर्म का पालन करेगी, किसकी छाया में पले बढ़ेगी। किसी के लिए धर्म नहीं छोड़ा जा सकता है। क्या फातिमा अपने पिता के घर मांसाहार नहीं करेगी? समाज की दृष्टि से भी यह विवाह अनुचित है। विवाह के बाद तुम्हारा भारत आकर बसना तो असंभव ही हो जाएगा। गांधी की ये चिट्ठी उनके अपने लिखे वांग्मय में मौजूद है। इसका स्रोत है महात्मा समग्र, खंड 35 और पेज है 12 से 13। महात्मा के बेटे मनीलाल उस समय तक दक्षिण अफ्रीका के डरबन से इंडियन ओपिनियन अखबार निकालते थे। महात्मा गांधी ने उन्हें फातिमा से शादी करने पर इस अखबार से निकाल देने की धमकी भी दी और फिर गांधी ने आनन फानन में मनीलाल की महाराष्ट्र के अकोला में शादी करा दी ताकि उन्हें एक मुस्लिम लड़की से शादी करने से रोका जा सके। गांधी का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण क्या था, यह भी बड़ा दिलचस्प है। महात्मा गांधी के टॉलस्टॉय फार्म में 7 साल से लेकर 20 साल तक के युवक और युवतियां थीं। एक रोज़ गांधी को मालूम पड़ा कि एक लड़के ने 2 लड़कियों के साथ कुछ अश्लील मजाक किया है। गांधी ने पहले युवकों को समझाया, पर इतना काफ़ी नहीं था। वे उन लड़कियों के शरीर पर ऐसा चिन्ह बनाना चाहते थे जिससे कि हर युवक समझ लें कि इन पर कुदृष्टि नहीं डाली जा सकती है। गांधी ने उन दोनों लड़कियों से कहा कि वे उन्हें अपने सुंदर लंबे बाल काटने की अनुमति दें। गांधी आगे लिखते हैं, मैं जिस हाथ से इस प्रसंग को लिख रहा हूँ उस हाथ से मैंने उन लड़कियों के बालों पर कैंची चला दी। इस बीच गांधी के फिनिक्स आश्रम में एक और घटनाक्रम हुआ। गांधी के बेटे मनीलाल से जैकोबर उर्फ जैकी नाम की विवाहित महिला से शारीरिक संबंध बन गए। कस्तूरबा और गांधी के मित्र कैलेनबाग को भी इन पर संदेह था। अब इस पर गांधी का रिएक्शन देखिए। गांधी ने उस महिला जैकी को भरे आश्रम में यह कहकर लज्जित किया कि उसने विवाहित होते हुए भी एक निर्दोष किशोर के साथ व्यभिचार किया है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, निर्दोष किशोर। यह गांधी अपने बेटे के लिए लिख रहे हैं। उधर गांधी ने कैलेनबाग को लिखी चिट्ठी में जैकी को झूठी, पाखंडी और बुरी भावनाओं वाली औरत करार दिया। गांधी ने इसके खिलाफ कठोर उपवास शुरू कर दिया। पूरा आश्रम जैकी को वितृष्णा और घृणा की नज़र से देख रहा था। जैकी ने प्रायश्चित स्वरूप अपने बाल काट डाले, श्रृंगार करना बंद कर दिया। तब जाकर गांधी माने और उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। गांधी के बारे में कुछ और बातें। 21 साल के युवा मोहनदास लंदन में पराई स्त्री को देखकर विकारग्रस्त हो जाते हैं। उनका मन उस औरत के साथ रंगरलियां मनाने की इच्छा करता है, पर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऐन मौके पर उनका एक शुभचिंतक उन्हें वहां से भगा देता है। 28 साल के गांधी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान थकान मिटाने के लिए हबसी औरतों की बस्ती में एक वेश्या की कोठरी में घुस जाते हैं। फिर वहां से शर्मसार होकर बाहर निकलते हैं। 40 साल के गांधी अपने सबसे प्रिय दोस्त हेनरी पोलक की पत्नी मिली ग्राहम पोलक के प्रति एक खास किस्म की आत्मीयता महसूस करते हैं। वे एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। 41 साल के महात्मा गांधी 18 साल की मॉड नाम की उस लड़की से प्रभावित हो जाते हैं जो विदाई के वक्त उनसे हाथ मिलाने के बजाय उनका चुंबन लेना चाहती थी। 48 साल के गांधी नीली आंखों वाली 22 साल की सुंदर डेनिश कन्या एस्थर फेरिंग के जाल में फंस जाते हैं। उसके लिए बापू लिखते हैं, आज रात को सोने जाते समय मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। 51 साल के गांधी 48 साल की विवाहिता महिला श्रीमती सरला देवी चौधरानी के चक्कर में पड़ जाते हैं। वे उन्हें अपनी आध्यात्मिक पत्नी का किताब दे डालते हैं। यह महिला भी उन्हें सपने में बार बार परेशान करती है। 56 साल की उम्र में महात्मा 33 साल की मैडलिन इसलेट के प्यार में पड़ जाते हैं। वे उसकी भक्ति से प्रभावित होकर उसे मीरा बना देते हैं। 60 साल की उम्र में महात्मा गांधी 18 साल की तेज तर्रार लड़की प्रेमा के माया जाल में फंस जाते हैं। प्रेमा जब उन्हें गले लगाती है तो वे कहते हैं, तो पागल तो है ही, लेकिन तेरा पागलपन मुझे प्यारा लगता है। 64 साल के महात्मा गांधी एक 24 साल के अमेरिकन महिला नीला सीकोक उर्फ नीला नागनी के संपर्क में आते हैं। उसके बारे में आम धारणा होती है कि वह एक कामुक और झूठी औरत है। ये गांधी स्वयं लिखते हैं। 65 साल के महात्मा गांधी 35 साल की जर्मन महिला
मार्गरेट स्पीगल उर्फ अमला को कपड़े पहनने का सलीका सिखाते हैं। इसके लिए उन्हें पेटीकोट शब्द के सही अनुवाद की तलाश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में करनी पड़ती है। 69 साल के महात्मा 18 साल की सुंदर युवती डॉक्टर सुशीला नैयर के संपर्क में आते हैं, जिससे वह प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर नग्न होकर अपने शरीर की मालिश कराते हैं और वक्त बचाने के लिए उसके साथ स्नान भी कर लेते हैं। 72 साल के महात्मा अपने ब्रह्मचारी जीवन की प्रयोगशाला में बाल विधवा लीलावती यासर, पटियाला के बड़े जमींदार की बेटी अमतुसलाम और कपूरथला खानदान की राजकुमारी अमृता कौर समेत आधा दर्जन महिलाओं के साथ सिर्फ यह जानने के लिए सोते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में भी क्या उनमें काम वासना शेष है। 76 साल के महात्मा 16 साल की याभा, बीना और कंचन नाम की युवतियों को ब्रह्मचर्य का पाठ सिखाने के लिए नग्न होने को कहते हैं। 77 साल के महात्मा अपनी पोती मनु के साथ नोआखाली की सर्द रातें नग्न सोकर गुजारते हैं। 79 साल के महात्मा जीवन के अंतिम क्षणों तक आभा और मनु के साथ एक बिस्तर पर सोते हैं। वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर शुक्ल सागर ने इन सभी को संकलित कर एक शानदार किताब लिखी है, महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य के प्रयोग। एक एक तथ्य सबूतों पर आधारित है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए उसे पढ़िए। डार्क वेब में किसी भी चीज़ का कॉपीराइट किसी के पास नहीं होता और इसीलिए ऊपर लिखे किसी भी बात की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। सभी बातें रिसर्च, स्रोतों और कई व्यक्तियों के रेफरेंस से लिखी गई है। कोई गलती होने की संभावना है। डार्क वेब में हर बात सच होती है, लेकिन कोई कहता नहीं। मैं भी नहीं कहूँगा। स्वयं खोज कीजिए और आने वाली पीढ़ी को ज़रूर बताएं वो सच, जो आपको डार्क वेब पर ही मिलेगा।